मैं डॉक्टर आर कोचे, सहायक प्राध्यापक, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगढ़ में पदस्थ हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत में श्रम विधान के संबंध में डिस्कस करेंगे। भारत में श्रम विधान के संबंध में इन बिंदुओं से संबंधित विषयों पर डिस्कस करेंगे। पहला है श्रम विधान से आशय, मीनिंग ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। श्रम विधान का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। श्रम विधान का क्षेत्र। इन तीनों बिंदुओं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम श्रम विधान से आशय को देखते हैं। श्रम विधान से आशय, श्रम से संबंधित विधान को ही श्रम विधान कहा जाता है, अर्थात श्रमिकों से संबंधित जितने भी नियम अथवा कानून का निर्धारण किया गया है उसे ही सामान्यतः श्रम विधान कहा जाता है। अर्थात श्रम विधान वास्तव में सामाजिक विधान का वह भाग है जिसमें कर्मचारियों के रोजगार, कर्मचारियों के आवास, कर्मचारियों के कार्यदशाएँ, कर्मचारियों की मजदूरी, कर्मचारियों के औद्योगिक संबंधों तथा श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो व्यवस्था की जाती है उसे ही हम श्रम विधान कहते हैं। अब हम श्रम विधान के उद्देश्य के बारे में देखते हैं। किन उद्देश्यों से श्रम विधान को निर्धारित किया गया है, अर्थात श्रमिकों के लिए कानून बनाए गए हैं। श्रम विधान के पहला उद्देश्य है श्रमिकों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय दिलाना, श्रमिकों के हितों को सुरक्षित रखना, श्रमिकों में एकता व सहयोग की भावना विकसित करना, राष्ट्रीय श्रम कानून को अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून के अनुरूप बनाना, अर्थात राष्ट्रीय श्रम कानून को भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून के समान ही बनाया जाना चाहिए। ये भी उद्देश्य है। अगला उद्देश्य है श्रमिकों के प्रति मानवीय भावना को जागृत करना, सेवा योजकों एवं श्रमिकों के पारस्परिक अधिकारों एवं दायित्वों का निर्धारण करना। इसके अलावा श्रम विधान के उद्देश्य हैं औद्योगिक शांति की स्थापना में सहयोग देना। अब हम इस टॉपिक के महत्वपूर्ण बिंदु अर्थात श्रम विधान के क्षेत्र, किन किन क्षेत्रों में श्रम विधान अर्थात श्रम से संबंधित कानून बनाए गए हैं, इसे हम देखते हैं विस्तार पूर्वक। इन 7 क्षेत्रों में शासन द्वारा श्रमिकों से संबंधित विधान या कानून बनाए गए हैं। पहला है कारखाना अधिनियम 1948, भारतीय खान अधिनियम 1952, बागान मजदूर अधिनियम 1951, परिवहन अधिनियम, मजदूरी संबंधी अधिनियम, सामाजिक सुरक्षा संबंधी अधिनियम तथा श्रम कल्याण संबंधी अधिनियम। इन विभिन्न क्षेत्रों में जो श्रमिकों के कल्याण संबंधी विधान बनाए गए हैं या जो कानून बनाए गए हैं, इनका विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला क्षेत्र है श्रम विधान का भारतीय कारखाना अधिनियम। भारतीय कारखाना अधिनियम सन 1948 में बनाया गया था और इस कारखाना अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों के कल्याण हेतु जो प्रमुख प्रावधान किए गए हैं उनमें हैं, यह कानून 20 या अधिक श्रमिक पर लागू होता है। कारखाना में मजदूरों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष रखी गई है। 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को डॉक्टरी प्रमाणपत्र या चिकित्सीय प्रमाणपत्र उपलब्ध होने पर कार्य करने की अनुमति दी जाती है। श्रमिकों के कार्य घंटे निर्धारित हैं इस कारखाना अधिनियम के अंतर्गत। श्रमिक कार्य घंटे सप्ताह में 48 घंटे वयस्क पुरुष के लिए निर्धारित है, किंतु एक दिन में
9 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इस कारखाना अधिनियम में अतिरिक्त समय व छुट्टियों का भी प्रावधान है। श्रमिकों को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी का प्रावधान है और यदि अतिरिक्त समय कार्य किया जाता है श्रमिकों के द्वारा तो उस श्रमिक के लिए दुगनी मजदूरी भुगतान किए जाने का भी प्रावधान है। कारखाना अधिनियम 1948 में श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सफाई के संबंध में भी प्रावधान किए गए हैं। श्रमिकों के कार्यस्थल पर स्वच्छता, प्रकाश, शुद्ध हवा आदि की उचित व्यवस्था किए जाने का प्रावधान किए गए हैं नियोक्ता द्वारा। साथ ही श्रमिकों के लिए शुद्ध पेयजल, भोजन का उचित प्रबंध किए जाने का भी प्रावधान है। इसके अलावा कारखाना अधिनियम में श्रम कल्याण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत 150 से अधिक कर्मचारियों के कारखाने में श्रमिकों की बैठने की व्यवस्था, चिकित्सीय सुविधा, विश्राम गृह, भोजन कक्ष की व्यवस्था किए जाने का भी प्रावधान है इस अधिनियम में। अधिनियम में महिला श्रमिकों की नियुक्ति संबंधी भी प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं को अत्यंत खतरे वाले कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षा दिए जाने का प्रावधान है। महिलाओं को मातृत्व लाभ आदि दिए जाने का भी इस अधिनियम में प्रावधान है। अब हम संविधान का दूसरा क्षेत्र देखते हैं, भारतीय खान अधिनियम। भारतीय खान अधिनियम 1901 में पारित हुआ था और भारतीय खान अधिनियम के अंतर्गत जो प्रमुख प्रावधान हैं या उपबंध हैं उनमें प्रमुख है स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं उनमें हैं श्रमिकों के लिए शीतल पेय इंतजाम, शौचालय की व्यवस्था, औषधियों की उचित व्यवस्था के साथ खानों में या कारखानों में यदि 500 से अधिक कर्मचारी हैं तो उनके लिए अतिरिक्त एम्बुलेंस की व्यवस्था, स्ट्रेचरों की व्यवस्था किए जाने का भी प्रावधान है तथा महिला कर्मचारियों के लिए शिशु गृह के साथ ही महिलाओं एवं पुरुषों के लिए पृथक पृथक स्नानागार व्यवस्था किया जाना चाहिए नियोक्ता द्वारा या सेवकों द्वारा। इसके अलावा भारतीय खान अधिनियम में बच्चों और नवयुवकों को काम पर रखे जाने का प्रावधान है। 15 से 18 आयु वाले किशोरों को उचित डॉक्टरी प्रमाण पत्र दिए जाने पर नियुक्ति दी जानी चाहिए। श्रमिकों के कार्य घंटे 1952 के कारखाना अधिनियम में साप्ताहिक कार्य अवधि 48 घंटे का है तथा दैनिक कार्य अवधि 8 घंटे का रखा गया है। इसके अलावा भारतीय खान अधिनियम 1952 में सवेतन अवकाश का भी प्रावधान किया गया है। 1 दिन के साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त श्रमिकों को 1 वर्ष की नौकरी पूरा होने पर 14 दिन का वैतनिक अवकाश दिए जाने का भी प्रावधान भारतीय खान अधिनियम 1952 में रखा गया है। अब हम देखते हैं भारतीय श्रम विधान का तीसरा क्षेत्र, बागान मजदूर अधिनियम 1951। बागान मजदूर अधिनियम 1951 के अंतर्गत श्रमिकों को बागान में काम करने के लिए अनेक तरह की सुविधाएं एवं सुरक्षा दिए जाने का प्रावधान है। भारत में चाय, रबड़, कहवा आदि बागानों में बड़ी संख्या में काम किए जाते हैं। उनकी सुरक्षा एवं सुविधा के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उनमें है चाय जिला प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1932। इसके अंतर्गत श्रमिकों को लाइसेंसधारी होने पर ही चाय बागानों में कार्य करने की अनुमति है। इसके अलावा विवाहित महिलाएं पति की अनुमति से ही चाय बागानों में या अन्य बागानों में कार्य कर सकती हैं। बागान मजदूर अधिनियम 1951 में बागान श्रमिक अधिनियम
के अंतर्गत प्रौढ़ों को साप्ताहिक 54 घंटे तथा किशोरों को जो 15 से 18 वर्ष आयु के होते हैं उन्हें 40 घंटे कार्य करने की प्रावधान है। अर्थात प्रौढ़ों को साप्ताहिक 54 घंटे तथा किशोरों को 40 घंटे किया जाना है। प्रौढ़ों को अवकाश 20 दिन काम करने पर 1 दिन का अवकाश दिए जाने का प्रावधान है तथा किशोरों को 15 दिन काम करने पर 1 दिन का अवकाश दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा बागान मजदूर अधिनियम 1951 के अंतर्गत सेवा योजकों को उद्यानों में ही आवास गृह की व्यवस्था श्रमिकों हेतु करना होगा। अर्थात सेवा योजक या नियुक्ता द्वारा उद्यानों में ही श्रमिकों के लिए आवास व्यवस्था किया जाना है। अब हम देखते हैं भारतीय श्रम विधान के अंतर्गत जो अन्य क्षेत्र है, चौथा क्षेत्र जिसे कहते हैं हम परिवहन अधिनियम, ट्रांसपोर्ट एक्ट। भारत में ट्रांसपोर्ट एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान निर्धारित हैं उनमें भारतीय रेलवे अधिनियम 1890 प्रमुख रूप से है। भारतीय रेलवे अधिनियम 1890 के अंतर्गत सप्ताह में निरंतर कार्य करने वाले कर्मचारी को 60 घंटे तथा रुक कर कार्य करने वाले कर्मचारी को 84 घंटे प्रति सप्ताह काम किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो अतिरिक्त कार्य करने वाले मजदूर हैं उन्हें 1.5 गुनी अतिरिक्त पारिश्रमिक दिए जाने का भी प्रावधान है। रेलवे कर्मचारियों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। श्रम प्रधान श्रमिक, मूलतः अनिरंतर श्रमिक, अतिरिक्त श्रमिक और चौथा है निरंतर श्रमिक, जिसको रेगुलर लेबर कहते हैं। परिवहन अधिनियम के अंतर्गत जो अन्य प्रावधान हैं, भारतीय व्यापारी जहाज अधिनियम 1958, भारतीय व्यापारी जहाज अधिनियम 1958 के अंतर्गत जो नाविक होते हैं, जहाज में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, उन्हें स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। जलयान पर स्वच्छ पेयजल तथा औषधि निःशुल्क दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा यात्रा होने पर आवश्यक सामान की व्यवस्था किए जाने का भी प्रावधान है जहाज में काम करने वाले कर्मचारियों को। अगला है डाक कर्मचारी रोजगार नियमन अधिनियम 1948। यह अधिनियम श्रमिकों के रोजगार, काम के घंटे, सुरक्षा, कल्याण कार्य आदि से संबंधित नियमों का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है मोटर यातायात कर्मचारी अधिनियम 1961। इस अधिनियम के अंतर्गत 5 या इससे अधिक कर्मचारी होने पर यह अधिनियम लागू होता है। इनमें प्रमुख प्रावधान हैं सप्ताह में 48 घंटे तथा दैनिक 8 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये वयस्क श्रमिकों के लिए है। इसके अलावा जो किशोर श्रमिक हैं उनके लिए प्रतिदिन 6 घंटे काम करने का प्रावधान है। किशोरों के लिए 15 दिन के काम पर 1 दिन का अवकाश दिए जाने का भी प्रावधान है भारतीय श्रम विधान के अंतर्गत। भारतीय श्रम विधान का जो अगला क्षेत्र है जिसे हम 5वें क्षेत्र में रखे हैं वह है मजदूरी संबंधी विधान, वेज लेजिस्लेशन। मजदूरी संबंधी विधान के अंतर्गत श्रमिकों के कल्याण सुरक्षा हेतु जो प्रमुख प्रावधान हैं उनमें है पहला मजदूरी न्यूनतम अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। यह काफ़ी प्रचलित अधिनियम है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कम संगठित, कम सुविधा प्राप्त तथा समाज के कमज़ोर वर्गों के लोगों को शोषण से बचाना है। यदि श्रमिक संयोजक द्वारा न्यूनतम मजदूरी से
कम मजदूरी का भुगतान किया जाता है तो सेवायोजक को 6 माह तक की सज़ा या जुर्माने दिए जाने का प्रावधान है। इसलिए सेवायोजक या नियोक्ता द्वारा न्यूनतम मजदूरी अनिवार्य रूप से दी जाने की पाबंदी है। अब हम देखते हैं मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत जो बाद में संशोधन हुआ है 1976 में, इस संशोधित अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों के वेतन का भुगतान प्रत्येक माह अगले 7वें दिन तक किया जाना अनिवार्य होगा। यदि कारखाने में 100 से अधिक कर्मचारी हैं तो अगले महीने के 10वें दिन तक वेतन का भुगतान किया जाना आवश्यक होगा। अधिनियम में केवल मजदूरी के वेतन से भविष्य निधि, इस अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी के वेतन से भविष्य निधि, जुर्माना, किराया, आयकर एवं बीमा आदि के अतिरिक्त अन्य कटौती नहीं किए जाने का प्रावधान है। अर्थात मजदूरों के वेतन से केवल भविष्य निधि, जुर्माना, किराया, आयकर एवं बीमा आदि ही कटौती की जा सकती है। इसके अलावा अन्य कटौती किए जाने का प्रावधान नहीं है। मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत जो अगला प्रावधान है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय अधिनियम है। जब भारत में 1950 में आपातकाल लागू हुआ था, उसके पश्चात ही यह प्रावधान अस्तित्व में आया। अर्थात इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने की व्यवस्था करता है, प्रावधान करता है। भारतीय श्रम विधान के अंतर्गत जो अगला अधिनियम है वह है सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। यह अधिनियम भारतीय श्रम विधान का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है। इसके अंतर्गत जो पहला प्रावधान है वह है श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में सर्वप्रथम यह निर्धारित हुआ था। उसके पश्चात 1933 में, 1937 में, 1938 में, 1942 में, 1946 में और अंत में 1962 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार श्रमिकों को कार्य के दौरान घटित दुर्घटनाओं के लिए क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्रावधान है, कंपनसेशन दिए जाने का प्रावधान है। और इसके अंतर्गत जो प्रमुख उपबंध हैं वह है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। यह अधिनियम 20 से अधिक कर्मचारी होने पर लागू होता है। जिन कारखानों में 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं उन्हीं कारखानों में यह राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम लागू होता है। अगला प्रावधान है कोयला खान प्रोविडेंट फंड तथा बोनस योजना अधिनियम 1948। जो कोयला खान में काम करने वाले श्रमिक हैं वह काफ़ी खतरे में काम करते हैं, सुरक्षा की माहौल में काम करते हैं। उनके लिए विशेष रूप से यह बोनस अधिनियम या प्रोविडेंट फंड अधिनियम प्रावधानित किए गए हैं। इसके अलावा कर्मचारी प्रोविडेंट फंड अधिनियम 1952 निर्धारित किए गए हैं। श्रमिकों के सुरक्षा के उपाय की दृष्टि से यह अधिनियम भी 20 से अधिक कर्मचारी होने पर ही लागू होता है। इसके अलावा असम चाय बागान प्रोविडेंट फंड अधिनियम 1955 में निर्धारित है। महिलाओं के लिए जो विशेष सुरक्षा प्रदान करता है उसके अंतर्गत मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में प्रावधानित है। इसके अलावा सी मेंस प्रोविडेंट फंड अधिनियम 1966
यह अधिनियम जहाज़ के कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु हो। जो समुद्री जहाज़ में काम करने वाले जो नाविक होते हैं वह भी असुरक्षा के माहौल में काम करते हैं, तो इनके लिए विशेष रूप से यह व्यवस्था या प्रावधान किए गए हैं। अब हम देखते हैं भारतीय श्रम विधान के अंतर्गत जो अंतिम क्षेत्र है वह है श्रम कल्याण संबंधी अधिनियम। श्रमिकों के श्रम कल्याण संबंधी अधिनियम, इसके अंतर्गत जो प्रमुख प्रावधान हैं वह है बाल रोजगार अधिनियम 1938। इस अधिनियम में बीड़ी कारखाने में काम करने वाले कर्मचारी या श्रमिक, दरी कारखानों में काम करने वाले श्रमिक, सीमेंट में कारखाने में काम करने वाले श्रमिक, कपड़ा मिलों में काम करने वाले श्रमिक, छपाई खाने या रंगोली कारखाने में काम करने वाले श्रमिक, अभ्रक तथा माचिस कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों के लिए विशेष रूप से प्रावधान किए गए हैं और इनकी न्यूनतम आयु कम से कम 14 वर्ष है। इन खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की जो न्यूनतम आयु है वह 14 वर्ष है। 14 वर्ष से कम आयु को इन खतरनाक कारखानों में कार्य करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा श्रमिक संघ अधिनियम है। श्रमिकों के कल्याण हेतु उनकी सुरक्षा के लिए श्रम संघ की मान्यता दिए जाने का प्रावधान है। यह अधिनियम 1926 में स्थापित किया गया है। इसके अलावा औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 निर्धारित है। यह अधिनियम अर्थात औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 100 से अधिक कर्मचारियों पर लागू होता है। जिन कारखानों में 100 से अधिक कर्मचारी हैं उन्हीं कारखानों में यह नियम लागू होता है। अगला उपबंध है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। देश में उद्योग शांति की स्थापना हेतु इसकी स्थापना या रचना की गई है। समय समय पर सेवा आयोजक एवं श्रमिकों के बीच अपने हितों को ध्यान में रखते हुए तालाबंदी या हड़ताल आदि करते हैं। औद्योगिक अशांति का वातावरण उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इस अधिनियम को स्थापित किया गया है। इसके अलावा बोनस भुगतान अधिनियम 1965 भी निर्धारित किए गए हैं। यह अधिनियम 20 से अधिक कर्मचारी या श्रमिक होने पर ही लागू होता है, जिसमें श्रमिक विगत 1 वर्ष से लगातार कार्यरत हो। ये जो श्रम विधान का जो व्याख्या है मेरे द्वारा किया गया है, जो MA सेकंड सेमेस्टर में निर्धारित किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो श्रम विधान संबंधित जो व्याख्यान हैं MA सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा, ऐसा उम्मीद मैं करता हूँ, ऐसी उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।